Hello students, remaining part of the previous lecture. So we are talking about if external force is zero then linear momentum remains constant. This is called principle of conservation of linear momentum. यदि बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का संवेग नियत रहता है, इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। मतलब P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं एम बी सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी इसको लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारा कांस्टेंट रहता है। ये लास्ट टर्न पे मैंने कराया था, ये एक लाइन की डेफिनेशंस थ्योरी है, इसको आप लोग लिख लें। इफ़ लिख लें प्लीज़, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो, इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज ज़ीरो then linear momentum remains constant. This is called principle of conservation of linear momentum. Principle of conservation of linear momentum. यदि बाह्य बल शून्य हो, यदि बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का संवेग नियत रहता है। यदि बाह्य बल शून्य हो तो निकाय का संवेग नियत रहता है, इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत से न्यूटन का तृतीय नियम, अर्थात न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो हेडिंग है न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये करना है हम लोगों को, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से न्यूटन का तृतीय नियम करना है। तो कंसीडर करते हैं, लेट देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी। लेट देयर आर टू बॉडीज ए एंड बी, माना कि दो वस्तुएं हैं ए और बी। तो कंसीडर किया हमने कि एम ए मास ऑफ बॉडी ए, मास ऑफ बॉडी ए। इसी तरीके से बी के लिए मान लीजिए मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी बी। कंसीडर किया हमने वी ए वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए एंड वी बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी। ठीक है, तो मोमेंटम कितना होगा, P इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब मान लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो है। तो इफ एफ एक्सटर्नल इज ज़ीरो, जब ऐसा होता है तो P कांस्टेंट होता है।
यानी संवेग नियत रहता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं MA VA प्लस MB MB VB। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू T, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू T, अगर हम T की रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट कर दें तो देखिए हमको मिलेगा 0 MA dVA अपॉन dt प्लस MB dVB अपॉन dt, इतना मिलेगा। अब देखिए dVA अपॉन dt ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, dVB अपॉन dt ये भी हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, मैं रब कर रहा हूँ, इसको लिखेंगे MA प्लस MB 0। तो यानी इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं FAB इज इक्वल टू माइनस FAB। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है एक्शन और रिएक्शन का। तो ये कंप्लीट हो गया होगा बच्चों आप लोगों का, न्यूटन्स का लॉ क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं टॉर्क की। किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे टॉर्क की। क्या होता है टॉर्क समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए होता क्या है टॉर्क। टॉर्क 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 को हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण। टॉर्क को हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। टॉर्क को हिंदी में बल आघूर्ण कहते हैं। बल गुणे बल से लंबवत दूरी का प्रोडक्ट जो होता है उसे हम लोग टॉर्क कहते हैं। यानी टॉर्क इज इक्वल टू होता है R इंटू एफ, बल गुणे बल से लंबवत दूरी। अब अगर इसको हम डिनोट करें, लिखें, तो हम लोग लिखेंगे इसको RF साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है। अब टाउ बेटा मैक्सिमम जब होगा जब हमारा थीटा 90 होगा, और टाउ मिनिमम जब होगा जब थीटा हमारा 0 होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम की भी बात कर लेते हैं। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम की बात कर लेते हैं, मतलब कोणीय संवेग, कोणीय संवेग की बात कर लेते हैं। तो कोणीय संवेग को डिनोट करते हैं L इज इक्वल टू R क्रॉस P से। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा RP साइन थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम 0 कब होगा? एंगुलर मोमेंटम 0 कब होगा? जब थीटा 0 होगा या फिर 180 होगा। इसी प्रकार से एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा।
ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा, ये बहुत पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब रिलेशन करते हैं इसमें। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, यानी बल आघूर्ण और कोणीय संवेग में रिलेशन, ये करना है हमको। तो देखिए, वी नो दैट न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ हम लोग जानते हैं क्या होता है, F = होता है dP/dt, और इसको हम लोग लिख सकते हैं हम लोग इस तरीके से, P की जगह लिख सकते हैं mv। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं r के साथ ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r ऑन बोथ साइड, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं बोथ साइड, तो कितना मिल जाएगा, r क्रॉस f हो जाएगा dP/dt। ये हमने देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया दोनों तरफ, किसके साथ, r के साथ। अब देखिए r क्रॉस f तो होता है टाउ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये हो जाएगा r क्रॉस dP/dt, वेक्टर लगा लीजिएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं, वी नो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, r क्रॉस p होता है। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को, ये नंबर है थर्ड नंबर, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे t की रिस्पेक्ट में। इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो कर दीजिए, तो देखिए हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा dL/dt d/dt r क्रॉस p, ये मिल जाएगा। रब कर रहे हैं हम, अब देखिए इसको हम फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान करके करेंगे, तो देखिए हमको कितना मिल जाएगा, dL/dt = dr/dt इंटू p प्लस r dP/dt। ये देखिए, अब dr/dt को हम लोग लिख सकते हैं v, लिख सकते हैं, और p की जगह लिख सकते हैं mv, लिखा जा सकता है। और ये हमने एज इट इज़ इसको हमने नोट कर लिया। अब देखिए dL/dt की वैल्यू हमको क्या मिल रही है, m कांस्टेंट है, बाहर लिया, ये देख रहे हैं कि m कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेके हमने बाहर कर दिया इसको। ये इक्वेशन नंबर बन गई 4। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 की कंपेयरिंग करेंगे, dL/dt। तो कंपेयरिंग कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, देखिए
जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमको मिल जाएगा dl/dt इज इक्वल टू टाउ, ये मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, अर्थात किसी वस्तु पर लगने वाला बल आघूर्ण वस्तु के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब मान लीजिए कि अगर हम n पार्टिकल के लिए ये सिस्टम लिखते हैं, फिर से एक बार मैं बोलता रहा हूँ, किसी वस्तु पर लगने वाला बल आघूर्ण वस्तु के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब मान लीजिए अगर n पार्टिकल हो तो यही फार्मूला हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए dl/dt इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और ये अगर n पार्टिकल होंगे तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। क्लियर? मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।